हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम देखेंगे कक्षा 10 के गणित का पहला चैप्टर, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। प्रश्नावली देखने से पहले हम इंट्रोडक्शन वीडियो देख लेते हैं। इस प्रश्नावली में हमें दो संख्याओं का मौसा निकालना है। तो मौसा निकालने की एक विधि है, जिसकी विधि के बारे में हम विस्तृत रूप से इस प्रश्नावली में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं उस विधि के बारे में। तो इस विधि का नाम है पहला यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। हिंदी में कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, इंग्लिश में कहते हैं यूक्लिड डिवीजन थ्योरम। तो ये क्या है भाई, जनरली हम देख लेते हैं। मान लीजिए हम लोगों को कोई संख्या है, उसमें किसी संख्या से भाग देना है। मान लीजिए संख्या 15 है, उसमें हमें 7 से भाग देना है। तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। एक शेष बचा, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको भाजक कहते हैं। इसको भाजक कहते हैं, इसको भाज्य कहते हैं, इसको भागफल कहते हैं और इसको शेषफल कहते हैं। इंग्लिश वाला देख लो, इसको डिविडेंड कहते हैं, इसको डिवाइजर कहते हैं, इसको कोसेंट कहते हैं, इसको रिमाइंडर कहते हैं। तो बेसिकली यूक्लिड विभाजन थ्योरम को इसी को स्टेप में लिखना है, जो है कि इसी को यूक्लिड विभाजन थ्योरम कहते हैं। तो देखिए क्या होता है, भाज्य होता है, उसके बराबर हम लोग क्या लिखते हैं? भाजक। गुणा करते हैं भागफल से, भागफल प्लस जो शेष बचता है उसको लिख लेते हैं। तो यही स्टेप में लिखा गया रूल जो है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। इसी की मदद से हम लोग क्या करेंगे कि दो संख्याओं का मौसा निकालेंगे। तो आइए देखते हैं। तो मान लीजिए कोई दो संख्याएं हैं, मान लीजिए कोई संख्याएं हैं, एक 15 है, दूसरी 96। इनका हमें मौसा निकालना है। का मौसा क्या होता है? बेसिकली मौसा का फुल फॉर्म होता है महत्तम समापवर्तक। क्या कहते हैं इसे हम लोग? महत्तम समापवर्तक। इंग्लिश में इसे शॉर्ट फॉर्म में इसका मौसा आप लोग जान ही गए होंगे। इसे इंग्लिश में कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या कहते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं HCF। तो हमें 15 और 96 का HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए 15 का पहले हम लोग क्या करते हैं? प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, मतलब अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। देखिए 15 का गुणनखंड करेंगे तो 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से जाएगा 5 बार में 5 1। तो हम लोग 15 क्या लिख सकते हैं? 15 बराबर 3 गुणे 5। अब दूसरी संख्या 96 है। 96 को देख लेते हैं। देखिए 2 से जाएगा, 2 चौके 8, 2 8 16, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 12, 2 6 3 1 2 3। 5 बार 2 आया और 1 बार 3 आया। तो 96 को हम लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। हमने लिख लिया है। तो हमने महत्तम समापवर्तक का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें हाईएस्ट कॉमन क्या है? देखिए 3 ही बस मिल रहा है हाईएस्ट, उसके अलावा और कुछ तो मिल नहीं रहा है। तो सबसे बड़ा से बड़ा जो कॉमन होता है, बेसिकली हमें इसमें 3 मिल रहा है, इसमें 3 मिल रहा है। तो इसका मौसा क्या होगा? इन 15 और 96 का मौसा 3 होगा। ये तो फैक्टर विधि है। इसी को जब हम लोग यूक्लिड विभाजन थ्योरम से करेंगे, जब तो कैसे करेंगे देखिए। क्या करते हैं? देखिए जो बड़ी संख्या होती है उसमें छोटी संख्या से भाग देते हैं। तो बड़ी संख्या क्या है? 96। छोटी संख्या क्या है? 15। 15 का पहाड़ पढ़ेंगे तो 6 बार जाएगा, 15 6 के 90, 6 शेष बचा।
तो इसको इसी स्टेप में इसी इसी की तरह लिखना, इसी के रूप का। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, मतलब डिविडेंड बराबर डिवाइडर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर के रूप में लिखना ही। उसी के स्टेप में लिखते हैं हम लोग। तो लिखेंगे क्या, 96 भाज्य है, भाजक कितना है 15, भागफल कितना है 6 प्लस शेषफल कितना है। तो जब तक ये स्टेप जब तक हम करेंगे तो जब तक कि शेषफल 0 ना जाए। तो 0 यहाँ नहीं आया शेषफल, तो रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0। रिमाइंडर का शॉर्ट फॉर्म आर लिखते हैं। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा स्टेप हम लोग लिखते रहेंगे। तो दूसरे स्टेप में अब क्या करेंगे हम लोग, शेषफल और भाजक को लेते हैं। तो शेषफल और भाजक में कौन बड़ा है, भाजक बड़ा है, तो 15 यहाँ लिख लेते हैं, शेषफल से भाग देते हैं, 6 दूना 12, 3 बचा। अभी भी शेषफल 0 नहीं आया। फिर दूसरे स्टेप में लिखेंगे क्या है, भाज्य यहाँ क्या है 15, भाजक क्या है 6, भागफल कितना है 2, शेषफल कितना है 3। यहाँ भी शेषफल 0 नहीं आया, यहाँ भी शेषफल 0 नहीं दिखता है। शेषफल इक्वल टू नॉट, रिमाइंडर इक्वल टू नॉट 0। तो अब क्या करेंगे, अब फिर शेषफल और भाजक को लेंगे। तो देखिए भाजक यहाँ बड़ा है, फिर तो क्या करेंगे 3, 2 बार जाएगा कट गया। अब इसको लिख लेंगे 6 बराबर 3 गुणे 2 प्लस, यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया। जब रिमाइंडर 0 आ जाए उसी समय हम लोग ये स्टेप करना बंद कर देते हैं। ये स्टेप, जिस स्टेप लास्ट वाले स्टेप में जो संख्या भाजक होती है वही संख्या हम लोगों की मसा होता है। तो यहाँ मसा बराबर क्या हो जाएगा, मसा बराबर 3 हो जाएगा। तो 15 और 96 का मसा 3 है। तो देखिए यहाँ शेषफल जो है कि भाजक से जब रहेगा तब छोटा रहेगा और 0 से तो बड़ा ही रहेगा। 0 भी हो सकता है और जो है कि शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होगा। 0 से बड़ा हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। शेषफल 0 से बड़ा और बराबर हो सकता है, भाजक से हमेशा छोटा रहेगा। देखिए हमेशा यहाँ भाजक छोटा रहेगा। तो आप इन तीनों स्टेप को, ये जो स्टेप्स हैं इन्हीं को लेम्मा कहते हैं इंग्लिश में। यहाँ प्रमेयिका है, यहाँ थ्योरम कहते हैं। यूक्लिड विभाजन थ्योरम यही है। स्टेप वाइज इसको लिख लेते हैं ऐसे ही। और जो लास्ट स्टेप में जो भाजक आता है वही हम लोगों के संख्याओं का मौसा होता है। तो हम और अब 2 संख्याओं और लेके देख लेते हैं उनका मौसा निकालना इसी विधि से। तो मान लीजिए हम लोगों को 124 और 24 का मौसा निकालना है, का मौसा चाहिए हम लोगों को। तो हमने क्या बोला है, छोटी संख्या में पहले बड़ी संख्या से भाग देते हैं। तो क्या करेंगे, 124 में 24 से भाग देंगे। अब 24 पंजे 5 लगभग जाएगा, 5 चौके 20, 5 दूना 10, 2 12, 4। तो यहाँ क्या करेंगे, लिख लेंगे इस स्टेप को। हमने क्या बोला है, भाज्य क्या है 124, भाजक क्या है 24, भागफल क्या है 5, प्लस शेषफल क्या है 4। इसको स्टेप फर्स्ट लिख लेते हैं। अब यहाँ शेषफल 0 नहीं आया, शेषफल नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0। अब दूसरा स्टेप में क्या करते हैं हम लोग, शेषफल लेते हैं और भाजक लेते हैं। हमेशा यह ध्यान रहे, शेषफल लेंगे और भाजक लेंगे। शेषफल और भाजक में कौन सा बड़ा है, तो भाजक बड़ा है, शेषफल छोटा है। 4 से भाग देंगे 6 बार, कैंसिल हो गया। मतलब शेषफल यहाँ 0, शेषफल यहाँ 0 आ गया। तो क्या करेंगे, स्टेप 2 लिखेंगे, स्टेप 2 लिखेंगे। तो यहाँ भाजक क्या है, भाज्य क्या है 24, भाजक क्या है 4, भागफल कितना है 6, शेषफल कितना है 0। शेषफल जब ही 0 आ जाए वहीं हम स्टेप करना बंद कर देंगे। और जो लास्ट स्टेप में जहाँ जब जिस स्टेप में शेषफल 0 आ जाए वहाँ जो भाजक होगा वही हम लोगों का मौसा होगा। तो मौसा यहाँ क्या होगा, लास्ट स्टेप में भाजक क्या है 4 है, तो हमें ये हम लोगों का मौसा क्या हुआ 4 हुआ। देखते हैं दूसरे टाइप का सवाल जो कि है
तो हम सवाल देख लेते हैं। कह रहा है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है, जहाँ प्रत्येक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो आप इसको पहले देखिए, एक एक शब्द पहले समझिए। धनात्मक पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक संख्या क्या होती है? पहले धनात्मक पूर्णांक संख्या होती है एक, धनात्मक पूर्णांक 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यही सब होती है धनात्मक पूर्णांक संख्या। तो कह रहा है कि सम धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं? जैसे 2 हो गए, 4 हो गए, 6 हो गए, 8 हो गए। इनको कह रहा है कि 2q के रूप में क्या होता है, तो देख लेते हैं। और 2q के रूप का मतलब, 2 का मतलब देखिए, हम आपको बता रहे हैं, सिंपल समझा रहे हैं। 2 में 2 से भागा देते हैं, कितनी बार जाएगा? 1। कैंसिल मतलब शेषफल 0 हो जाएगा। अब 4 में 2 का भागा देते हैं तो 2 बार जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। 6 में 2 से भागा देते हैं तो कहने का मतलब यह है कि जब हम लोग सम पूर्णांकों में 2 से भाग देते हैं तो हर स्थिति में देखिए शेषफल 0 आ रहा है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इस रूप में लिखने के लिए कह रहा है। भाज्य कितना है यहाँ देखिए, भाज्य कितना है? 2। भागफल कितना है, मतलब भाज्य कितना है? 2। भागफल कितना है? 1 प्लस शेषफल कितना है? 0। दूसरी स्थिति में भाज्य कितना है? 4। 2 से भाग देना है, 2 बार गया, प्लस रिमाइंडर 0। तीसरी स्थिति में 6 है, 2 से भाग देना है, 3 बार गया, प्लस शेषफल 0। 8, 2 से भाग देना है, 4 बार गया, प्लस 0। हम लोग इससे देख कर क्या निष्कर्ष निकाल रहे हैं? यही मतलब यूक्लिड विभाजन का ही यूज़ है यहाँ पे। बेसिकली देखिए, यहाँ भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? हर स्टेप में 2 आ रहा है, मतलब हमें ये समझना है कि 2 क्यूब कर रहा है तो मतलब 2 से भाग देना है। और जो भागफल जो आ रहा है, 1, 2, 3, 4 अन्य संख्याएं आ रही हैं, बदल बदल के आ रही हैं, तो इसी को इसने क्यू लिख लिया है और शेषफल 0 लिख लिया है। तो इसको हम लोग 0 ना लिख के 2 क्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं। मतलब क्यू की जगह कहा है कि क्यू कोई भी पूर्णांक हो सकता है। तो ये इसके कहने का मतलब है कि जो सम पूर्णांक होते हैं, सम धन पूर्णांक होते हैं, उनको हम 2q के रूप में लिख सकते हैं। तो हम उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं विषम धन पूर्णांक। विषम धन पूर्णांक क्या है? जैसे देखिए, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, अभी यही सब है। तो 2 से कह रहा है 2q + 1 के रूप का, तो 2 से इसमें ही भाग देना है। तो 1 में 2 से भाग देते हैं, देख लेते हैं। 1 में 2 से भाग दिया तो 0 बार गया, 0, 1। 3 में भाग करके देख लेते हैं, 1 बार गया, 1। 5 में करके देख लेते हैं, मतलब हर बार शेषफल 1 आ रहा है। तो इसी को फिर हम लोग इसी स्टेप में लिख लेते हैं उसी तरह। भाज्य यहाँ 1 है, भाजक 2, भागफल 0 प्लस शेषफल 1। फिर यहाँ क्या है? भाज्य 3 है, भाजक 2 है, भागफल 1 है, प्लस शेषफल 1 है। तीसरी स्थिति में 5 है, 2 बार जाएगा, शेषफल 1 बचेगा। 7 है, 3 बार जाएगा, शेषफल 1 बचेगा। तो यहाँ हमने क्या निष्कर्ष निकाला कि यहाँ जो 2 तो हर जगह रहेगा, 2 तो हर स्टेप में आ रहा है। फिर यहाँ जो भागफल है तो अलग अलग संख्या आ रही है, 1, 2, 3, 4 कोई भी संख्याएं आ रही हैं। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? क्यू लिख सकते हैं, प्लस 1। तो कहने का मतलब है कि विषम पूर्णांक जो है कि
2q+1 के रूप में होता है। बेसिकली हम इसको क्या लिख सकते हैं, भाज्य का हम लोग कोई संख्या मान लीजिए ए है, ए कोई संख्या मान लेते हैं, जो है कि भागफल हमें भाजक जो है कि बी मान लेते हैं, और भागफल q+r, इसी रूप में हम लोग हमेशा दर्शाते हैं इसको। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। अब सवाल लगाएंगे तो आपको उससे अलग है, तो इसको भी समझ लेंगे तो आपको प्रश्नावली हल करने में जो है कि काफ़ी आसानी होगी। तो देखते हैं, देखिए कह रहा है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो आप आपने समझ लिया होगा कि लगभग 4 ये क्या है, 4 देखिए जिसे हम लोग भाग देते हैं वही संख्या 4 है। तो कोई संख्या देखिए कह रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होता है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये सब संख्याएं जो है कि विषम और धनात्मक पूर्णांक है। तो इन्हीं को देखिए 4 से भाग करते हैं, तो बारी बारी से हम लोग भाग करके देख लेते हैं। 0 बार जाएगा, 0 होगा 1, फिर 3 को भाग करके देख लेते हैं, 0 बार जाएगा, 3 बचेगा। 5 को करके देख लेते हैं, 1 बार जाएगा, शेषफल 1 बचेगा। और 7 को करके देख लेते हैं, 1 बार जाएगा, शेषफल 3 बचेगा। 9 को करके देख लेते हैं, 2 बार जाएगा, शेषफल 1 बचेगा। 11 को करके देख लेते हैं, एक और संख्या ले लेते हैं 13। तो देखिए हम लोग एक उसमें शेष बचा है उसको अलग लिख लेते हैं, और 3 संख्या जो शेष बचा है उसको अलग लिख लेते हैं। तो इनको स्टेप वाइज जैसे ही लिखेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, उसी के रूप का लिखेंगे। तो पहले क्या है, पहले में क्या है 1, इसको 4 से भाग दे रहे हैं, भागफल 0 आ रहा है प्लस शेषफल 1 आ रहा है। दूसरे स्थिति में 5 वाले में 5 यहाँ है, 4 से इसको भाग दे रहे हैं, 1 बार ले जा रहे हैं, प्लस शेषफल 1 आ रहा है। तीसरी स्थिति 9 है, 4 से इसको भाग दे रहे हैं, 2 बार जा रहा है, शेषफल 1 आ रहा है। चौथी स्थिति 13 है, 4 से इसको भाग दे रहे हैं, 3 बार जा रहा है, शेषफल 1 आ रहा है। तो देखिए हर स्थिति में शेष भागफल तो सेम है, इसको 4 लिख लेंगे, प्लस ये जो संख्याएं आ रही हैं 0, 1, 2, 3 अलग अलग संख्याएं आ रही हैं, इनको क्यू हम लिख लेते हैं, क्योंकि आपको यहाँ बोला है कि क्यू कोई पूर्णांक हो सकता है, और जो शेषफल आ रहा है हर बार 1 आ रहा है। तो इससे हमने निष्कर्ष निकाला कि धनात्मक विषम पूर्णांक जो है कि 4q+1 के रूप का हो सकता है। दूसरी जगह देखिए 3, 7 और 11 जैसी संख्याएं हैं, तो इनको लिख लेते हैं अलग। देखिए 3 बराबर 4 गुणे 0 प्लस 3, फिर 7 लिख लेते हैं 4 गुणे 1 प्लस 3, 11 लिख लेते हैं 4 गुणे 2 प्लस 3। तो इसमें भी देखिए हर बार जो है कि भाजक जो है सेम आ रहा है 4, और जो अलग अलग संख्या आ रहे हैं इसको हम लोग क्यू लिख लेते हैं, प्लस जो शेषफल आ रहा है हर बार 3 आ रहा है। तो आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि हर बार जो है कि या तो शेषफल 1 आ रहा है या शेषफल 3 आ रहा है। तो कह रहा है कि दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांकों को 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो हमने लगभग दर्शा दिया है, आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए दोस्तों हम लोग उदाहरण नंबर 4 जो है कि लगभग लास्ट इस वीडियो का लास्ट सवाल है। हमने जो इसको पहले जो 2 सवालें बताए हैं लोग उदाहरण के ही हैं, तो आप उसको NCERT बुक से भी देख सकते हैं। बाकी हमने आपके समझने के लिए बताया है, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। उसको रटे ना, समझने का प्रयत्न करें। इसको भी कुछ बच्चे तो पढ़ के ही डर जाते हैं, कितना बड़ा है, इसमें क्या करेंगे। तो हम इसको समझाने का प्रयास करेंगे। उसके बाद एक सवाल प्रश्नावली में भी ऐसा है, तो उसको आप हल करने में आपको आसानी होगी। तो देखिए कह रहा है कि एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियाँ हैं और 130 बादाम की बर्फियाँ हैं। वह इसकी ऐसी ढेरियाँ बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियाँ बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती है। बेसिकली सवाल में हमें करना क्या है कि मसा ही निकालना है, लेकिन आप ऐसे लिखा रहेगा समझेंगे कैसे कि मसा निकालना है। तो उसके बाद को पहले समझें। कह रहा है कि एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियाँ हैं। मान लीजिए कितने भी काजू की बर्फियाँ हैं। काजू की बर्फियाँ हम लोग ऐसे ऐसे लगा देते हैं, ऐसे ऐसे लगा देते हैं। तो हम कोशिश करते हैं, कह रहा है कि
बर्फियाँ हैं, बर्फियों की संख्या समान रहे और ढेरियों में पदार्थ के न्यूनतम स्थान घेरे। कह रहा कि जो ये ढेरी है, जो बर्तन है, उसमें न्यूनतम स्थान भी घेरे। तो ऐसे हम लोग भरते चलेंगे, ऐसे भरते चलेंगे तो खाली ये छोड़ते जाएंगे। जब हम लोग खाली छोड़ते जाएंगे तो ये ज़्यादा इधर होता जाएगा। तो उसे हम लोग कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम जगह हम लोग इधर से ही भरते रहें, ताकि जो कि इधर का स्थान जो है कि बचा रहे। ये हमने काजू बर्फी ले ली है। तो हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए ये संख्या, ये जो है कि ये लाइन जो है कि ये यक्स है, ये 1 2 3 4 5 6, ये जो लाइनों की संख्या यक्स है। और इधर जो लाइनों की संख्या है ये है वाई। ये क्या है, वाई। तो अब इसमें कुछ हम लोग इसमें ये बादाम की बर्फियाँ भर लेते हैं, ये बादाम की बर्फियाँ भर लेते हैं। तो ये जो लाइनें हैं, ये जो लाइन ऊर्ध्वाधर हैं वो तो सेम रहेंगी यक्स, लेकिन इसमें कितनी, ये जो इधर उधर जितनी भी लाइनें हैं, जो इसे ऐसे 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 कितनी बर्फियाँ लगाई हैं, वो तो हमने इसके बराबर लगाई नहीं होंगी, कोई अलग संख्या होगी। तो उसको हम लोग मान लेते हैं जेड। तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, जेड। तो हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली दो संख्याएं हैं, 130 बराबर क्या लिखेंगे, उसको हम लोग लिखेंगे, उसका फैक्टर क्या होगा, एक्स वाई। और जो 420 है, सॉरी 420 वाले का, 420 वाले का एक्स वाई है और 130 वाले का एक्स इंटू जेड है। तो अधिकतम कह रहा है कि ढेरियाँ बनाना चाहते हैं, प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे। तो समान बर्फियों की संख्या कहाँ है, एक्स है। तो इसी प्रकार से हम इसका फैक्टर कर लेते हैं, फैक्टर से भी निकाल सकते हैं। और जो अब हमने आपको बताया है, क्या बताया है कि जो बड़ी संख्या है उसमें छोटी संख्या से भाग दे लेंगे और इस रूप का बना लेंगे। उसमें फिर जो लास्ट जब स्टेप करते जाएंगे, लास्ट स्टेप में जब 0 आएगा तब हम लोग उसको मौसम मान लेते हैं। मैक्सिमम अधिकतम जहाँ बात आए तो वहाँ हम लोगों को लगभग मसा ही निकालना होता है। सबसे बड़ी संख्या देखिए 420 है, उससे छोटी संख्या क्या है, 130। तो पहला काम क्या करेंगे कि 420 में 130 से भाग देंगे। तो आपको 130 का टेबल तो आता नहीं है, एक अंक इधर से करिए, एक इधर से कैंसिल करिए। तो 13 दूना 26, 13 39, लगभग 3 बार जाएगा। तो इसको 3 बार ले जाएंगे, लगभग 3 बार। 3 0 0, 3 3 9, 3 1 0, 12 में से 9 गया 3, 30 बचा। अब इसको स्टेप वाइज हम लोग लिख लेंगे। भाज बराबर भाजक है 130, भागफल कितना है 3, शेषफल कितना है 30। तो यहाँ शेषफल 0 नहीं आया, तो शेषफल 0 नहीं आया तो फिर भाजक और शेषफल में फिर वही क्रिया करेंगे, वही स्टेप करेंगे। तो 130 में 30 का फिर भागा देंगे। तो लगभग 4 बार जाएगा, 4 3 12 होता है। एक इधर तक करिए, इधर तक करिए, कैंसिल करेंगे तो 4 3 12 लगभग आएगा। तो 0 1, फिर 0 नहीं आया, फिर दूसरा स्टेप लिखेंगे। अब इसमें क्या है, भाग 130 है, भाजक कितना है 30 है, भागफल कितना है 4 है, शेषफल कितना 10 है। यहाँ भी रिमाइंडर 0 नहीं आया। अब क्या करेंगे, फिर शेषफल और भाजक को फिर उठाएंगे। तो 30 में 10 का भाग देंगे, 3 बार जाएगा। अब यहाँ 0 आ गया, तो क्या करेंगे, लास्ट स्टेप 30 10 गुणे 3 प्लस 0। अब यहाँ से फल 0 आ गया, इसलिए हम लोगों का मौसा क्या होगा 10 होगा। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि बर्फियों की संख्या जो है कि समान है, तो 10 रहेंगे। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे दोस्तों को भी शेयर करें। तो आगे प्रश्नावली में मिलते हैं। थैंक यू।